नमो नमः। नेशनल लेवल तद्विद्या संभाषा ऑन हृदय इस परिसंवाद में वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्म महर्षि त्रयम गोप्ते पुरस्कृत चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा के 235वें पुष्प में प्रमुख वक्ता के रूप में आदरणीय गुरुवर्य वैद्यराज गाडगी महोदय हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। गुरुवर्य, आपको सादर प्रणाम और आपका सहर्ष सहृदय स्वागत। इस सत्र का आरंभ हम दीप प्रज्वलन और धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जनार्दन भयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मत्वच्छातिर्हृद्यां शुकपरिविरतन् मौलिमं भोजनेत्रम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनमा धन्यवाद वैद्य महेश। आदरणीय गुरुवर्य वैद्यराज गाडगी महोदय, आपका परिचय करने हेतु मैं मैसूर से वैद्य श्वेता जी से अनुरोध करती हूँ। Good afternoon, everybody. Myself, Vaidya Shweta. It's my pleasure to introduce our speaker, Vaidya Dilip Gadgil, sir. Sir has been practicing and teaching Ayurveda from past 40 years and has been inspiring many Ayurvedic practitioners and treating patients across the globe. Sir has PhD in Samhita, MPhil in Sanskrit, MD in Samhita, PhD in Ayurveda, served as professor and HOD,
in Tilak Vidyapeeth. Sir was editor-in-chief for Triskanda Ayurveda. Sir has done tremendous research in Samhita, cancer and renal failure. Sir has written many books like Ayurveda Hitopadesha, Lagu Siddhanta Kaumudi, Sandhi Samasa Anvaya Artha Spashtikarana Saha, Ashtanga Hrudaya, Sutrasthana, many books on cancer, diabetes, Ayurveda lifestyle. With this brief introduction, I welcome Vaidya Dilip Gadgil sir to speak about today's topic. रुद्रोग निदान पंचक ये मेरा आज का विषय है। रुद्रोग जो है वो नंबर 1 किलर डिसीज अक्रॉस द ग्लोब, ऐसी स्थिति है। अभी कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है और वो नंबर 1 तक पहुंच जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो इट्स ए सीरियस डिसीज लीडिंग टू इंस्टेंट डेथ। सबसे ज्यादा जो चीज है कि हार्ट अटैक से तुरंत कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक इस प्रकार का माना जाता है। और अभी जो कन्वेंशनल मेडिसिन जो कुछ कर रही है इसमें वो मैकेनिकल सॉल्यूशन है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी इस प्रकार से। और ये होने के बाद भी फिर से तकलीफ हो सकती है, फिर से एंजियोप्लास्टी बाईपास करना पड़ता है, ऐसा मरीज लोगों का अनुभव है। तो अभी इसका जो मूल कारण है लाइफस्टाइल, उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी फिलहाल कुछ इस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं कि लाइफस्टाइल में सुधार लाना इसके लिए जरूरी इस प्रकार का है। और फूड हैबिट्स और एडिक्शंस जो है उनसे मुक्ति कैसे पानी है, इसके बारे में भी ज्यादा बहस नहीं हो रहा। तो इन सभी के बारे में थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। इस्केमिक हार्ट डिसीज या IHD इसको कहते हैं। ये काफी हमारे जो क्लासिकल हृदरोग है उससे अलग इस प्रकार का है और फिर इसके लिए कुछ अलगता से सोचना पड़ेगा, ये आज की जरूरत है। बहुत सारे विकार ऐसे हैं आज के जमाने में कि जिनके बारे में डायरेक्टली जिक्र नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रंथों के आधार पर यही निदान हो और इसी प्रकार की चिकित्सा से ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। तो उसको अलग ढंग से देखना है। और वैसे हाइपरटेंशन है, वैसे कैंसर है, वैसे अन्य भी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसके बारे में पिन पॉइंट ये आयुर्वेदिक निदान है ग्रंथों के आधार पर और उसके आधार पर ये चिकित्सा है, ऐसा बता नहीं सकते। तो क्लासिकल हृदरोग जो है ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बताया है। कामं प्राणाहार रोगा बहु नतुते तथा यथा हिक्का श्वासश्च, ये जो हिक्का और श्वास ये जो है प्राणहर इस प्रकार के माने गए हैं। और अष्टौ महागद ये जो बताए गए हैं उसमें भी रुद्रोग का वर्णन नहीं है। तो रियली स्पीकिंग आज के रुद्रोग का अष्टौ महागद में समावेश होना जरूर है। आज के जमाने में अष्टौ महागद कौन से है ये एक बार देखना जरूरी इस प्रकार का होता। और उसमें शायद हमें कैंसर, हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर वगैरह वगैरह ये सब रोगों को डालना जरूरी इस प्रकार का। तो उस जमाने में कोई रुद्रोग इस प्रकार के महागधों में नहीं था और उसका एक सिंपल कारण, सीधा साधा कारण जो है वो लाइफस्टाइल इतनी बुरी नहीं है, यही इस प्रकार का। So very less exposure of IHD and or hormonal disease to Ayurvedic practitioners. आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के पास ये मरीज कम भी आते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल सॉल्यूशन एलोपैथी में उपलब्ध है। वो अगर फेल हो जाता है, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी लोग आयुर्वेद के लिए आते हैं। नहीं तो ये सभी रोगों के बारे में आयुर्वेद के बारे में सिलसिला इस प्रकार का है और इसलिए वैद्यों को उसका उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता जितने कि एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स को मिलता है। उसमें भी मैं IHD पर ज्यादा बोलूंगा और अंत में
थोड़ा वल्वुलर डिसीज के बारे में बोलूंगा, क्योंकि ये ज्यादा हमारे कक्षा में आते हैं। वल्वुलर डिसीज में फिर भी सर्जरी का ही रोल ज्यादा बड़ा माना जाता है और वो सर्जरी में ही चलेगा। तो केवल जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं है वहाँ वल्वुलर डिसीज में आयुर्वेद के बारे में लोग पूछेंगे, नहीं तो ज्यादातर सर्जरी होगा वो आईएलडी के बारे में ही होगा। तो आज के जमाने में इसका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या हो सकता है आज के रिपोर्ट का इस प्रकार का। तो ये वास्तव में बताया गया है एलोपैथी द्वारा आज का रुद्र आईआईटी जो है वो, और वो उनके खुद के पैरामीटर्स है, उसके आधार पर उसका सभी वर्णन इस प्रकार का मिलता है। ना हमें देखना है कि इनको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, और होलिस्टिक अप्रोच, ये जो आयुर्वेद की खासियत है, ये केवल रिडक्शनिस्ट अप्रोच या फोकस अप्रोच नहीं रहता। हम सभी बातों को ध्यान में लेते हैं और फिर उसके आधार पर निदान करते हैं, उसके आधार पर चिकित्सा करते हैं। वो तत्व यहाँ भी लागू होगा। तो जो युक्ति प्रमाण आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, बुद्धि प्रकृति अभावान बहुकारण योगता युक्तिस्ते काला साधनेया त्रिवर्गस साधनेय है। तो उस युक्ति को ध्यान में रखते हुए बहुकारण योगजन्य भाव रोग होता है और उसकी चिकित्सा भी बहुत सारे भावों पर निर्भर होती है। केवल औषध देना ये चिकित्सा इस प्रकार की नहीं है। So we have to elaborate the Nidana Panchaka of today's Hridroga in Ayurvedic perspective and find principles of treatment from the text. तो मान लेते हैं कि इसका पूरा वर्णन हमारे ग्रंथों में है ही नहीं इस प्रकार से, फिर भी हमारे पास मरीज तो आते रहते हैं और उनको ट्रीट भी करना है। तो हमें निदान पंचक के बारे में बोलना पड़ेगा कि निदान पंचक हृदरोग का किस प्रकार का है और फिर उसके आधार पर चिकित्सा किस प्रकार से होती है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो ग्रंथों के आधार पर निदान पंचक को कैसे सोचेंगे ये हम बताने की बात करते हैं। Unlike the mechanical approach of the conventional medicine, Ayurveda considers all positive factors in a holistic manner. तो ये आयुर्वेद की खासियत है कि सभी जो भाव है, सभी जो कारण है, उनका एक समूचे तरीके से उनके बारे में सोचना, उनके बारे में विचार करना, यह आयुर्वेद की खासियत है। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो डेविएशन फ्रॉम नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज फॉर दिस डिसीज, और केवल ये डिसीज नहीं, बहुत सारे रोगों का यही कारण इस प्रकार का है। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि सूर्योदय और सूर्यास्त हमारे लिए एक अहम इस प्रकार के थे, और हमारा दिन सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त पर 1.5 घंटे पहले सूर्योदय से शुरू होता था और सूर्यास्त तक सभी कामकाज खत्म करके खाना खाके रात का हम सो जाते थे। ना ही बिजली का कोई चक्कर था, ना ही टीवी मोबाइल वगैरह इस प्रकार के साधन थे। तो सूर्यास्त के बाद सब शांत हो जाता था और हम जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, और सुबह फिर ब्राह्म मुहूर्त पर उठेंगे तो पचन भी अच्छा रहता था क्योंकि शाम का खाना जल्दी हो जाता था, और फिर उत्साह ऊर्जा अच्छी रहती थी इस प्रकार से। और नैसर्गिक खाना था, कहीं अनैसर्गिकता शुरू नहीं हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, देसी गाय का ही दूध था, जानकारी कैथी नहीं। इन सभी कारणों के जरिए, और जीवन भी ज्यादा हेक्टिक नहीं था, सीधा साधा इस प्रकार का जीवन रहता था। तो इसके आधार पर ये सब सिलसिला चलता था और पूरी नैसर्गिक जीवन शैली। लेकिन जैसे बिजली की खोज हुई, रात दिन में बदल गई, और फिर
रात को देरी से जागना, देरी से खाना खाना, देरी से सो जाना, सुबह है देरी से उठना, सुबह के बाद उठना वगैरह। और शुदा हो न हो इस समय में ये ब्रेकफास्ट लेना है तो ब्रेकफास्ट लेना है बस। पहले दिन का अन्न पचन हुआ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। आज सुबह ही जब हम ये सिर खोल रहे थे तो उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का था, जीर्णे बिंदु पर पहले अन्न जीर्ण होने पर ही दूसरा अन्न लेना है। अजीर्ण साय माते तो प्राचार आता तर आशो ही दुष्य। अगर रात का खाना पचा नहीं है तो सुबह का खाना निश्चित रूप से बाधक, तो ये बात नहीं रही। और फिर पहले खाने का आहार रस जो बना है वो भी अधकच्चा बना है, उसमें भी हम दूसरा खाना ले लेंगे तो उसका भी अधकच्चा बनेगा और फिर ये इसी से धातुओं का निर्माण होगा। तो पूरी जो श्रृंखला है वो बदल गई इस जरिए। तो ये सभी रोगों का मूल कारण। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वैद्य बंधु भी इसमें शामिल है कि हमें तो कम से कम ब्राह्मण मुहूर्त पर उठना है, रात का खाना जल्दी लेना है, हल्का लेना है, बच्चों की तरफ ध्यान देना है, लाइफस्टाइल हमारी हेक्टिक न हो इसके बारे में सोचना है वगैरह। लेकिन ये वैद्यों के बारे में भी नहीं हो रहा जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं। तो बाकी लोगों की बात है छोड़ो, उनके घर वाले हो, उनके मित्र परिवार हो, उनके रिश्तेदार हो, इनमें भी नहीं है, उनके पेशेंट्स भी नहीं। तो सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि हमें पहले खुद सुधरना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को सुधरने की बात करें। तो नैसर्गिक जीवन शैली होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और फास्ट फूड, जंक फूड ये तो अभी के जमाने का मूल मंत्र जैसा है। पार्टीज होती है, मैकडोनाल्ड्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, बर्थडे पार्टीज तो बहुत कॉमन हो गई है मैकडोनाल्ड्स में इस प्रकार की। और बाकी भी जंक फूड इस प्रकार का है। तो सभी मानते हैं, इवन एलोपैथी भी मानती है कि अच्छा नहीं है इसे, फिर भी उसके बारे में कोई सुझाव नहीं देता, कोई डॉक्टर सुझाव नहीं देता। हम खाने पीने की बात नहीं करते हैं, पूछते हैं। तो ये तो अलग बात हुई कि इसके सभी के बारे में सुझाव देना कि ये मत खाओ, ऐसा ही खाओ वगैरह इस प्रकार से उसके बारे में सुझाव देना, ये तो और वो की बात इस प्रकार की होगी। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड रेगुलरली प्रयोग में आ रहा है। एक सुपर साइज मी करके एक वीडियो है मैकडोनाल्ड्स में, amazon.com पर उपलब्ध है। तो एक व्यक्ति ने मैकडोनाल्ड का कुछ खाया था, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो उसने मैकडोनाल्ड पर मुकदमा चलाया कि तुम्हारे खाने से मेरा हुआ। मैकडोनाल्ड ने स्टैंड लिया कि इस व्यक्ति ने केवल मैकडोनाल्ड का खाना नहीं खाया है, तो हमें पता नहीं है दूसरे किसी चीज से हो गया हो। तो इसने चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार किया और 1 महीना पूरा मैकडोनाल्ड के ऊपर, छठे 7वें दिन से उससे सभी पैरामीटर्स चेंज होने लगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गई, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, वजन बढ़ने लगा। 14-15वें दिन में डॉक्टर ने सलाह दी कि आप ये छोड़ दो, ये आपको मारेगा। लेकिन उससे जिद पूर्वक 1 महीने तक ये पूरा किया और शुरू के रिपोर्ट्स, बाद में रिपोर्ट्स। तो मैकडोनाल्ड ने इस बीच में पार्लियामेंट में ठराव पारित किया कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकता, वो बहुत जायंट है। तो फिर इसका ये रास्ता तो बंद हो गया, तो उसने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, डीवीडी इसी का नतीजा है। और उसको फिर से मूल रूप में आने के लिए 3 बरस लगे। 1 महीने का इफेक्ट वाइप ऑफ करने के लिए उसको 3 बरस लगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और उसमें ये सभी हृदरोग और कोलेस्ट्रॉल ये सभी बातें इसमें शामिल हो इस प्रकार। तो जंक फूड और फास्ट फूड ये जो बताया जाता है वो
बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। पोषण पोषण मूल्य कुछ भी नहीं है, उपद्रव मूल्य बहुत ज्यादा है उस सभी का। केवल एक टेस्ट और उसकी एडिक्शन बन जाती है, ये भी मैंने बताया। तो ये सभी कारण है इसके हिसाब से। एडिक्शंस एंड स्ट्रेस वर्सन द सिचुएशन। तो अगर इसके साथ में एडिक्शंस है, चाहे स्मोकिंग हो, टोबैको हो, मद्यपान हो, तो ये तेजी से आपको डिटेरियोरेट कर देता है और बहुत सारे बीमारियों का कारण इस प्रकार का बन जाता है, जिसमें हृदय भी है, कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, सभी प्रकार के इस प्रकार के रोग। तो उसके बारे में भी कोई प्रयास नहीं कर रहा। मालूम है कि ये अच्छा नहीं है, और नई पीढ़ी जो इसमें शामिल हो जा रही है एडिक्शन में, उनको कैसे रोके इसके बारे में प्रयास होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है इससे, और अभी कोविड-19 की सिचुएशन में सभी को मालूम है कि सबसे पहले दारू की दुकान खुले, क्योंकि उससे आबकारी कर मिलने वाला है गवर्नमेंट को। तो किसी को लेना देना नहीं है कि इससे नुकसान कितना हो रहा है, सेहत कितनी खराब हो रही है। तो ये सब कारण है आज के विविध रोगों के, और इसमें हृदरोग ये भी इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम उसको निपटाएंगे। गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा उठता है, अब तो सूर्योदय को भी उठते नहीं है। इन सभी लोगों को सूर्यवंशी कहा जाता है, जो सूर्योदय के बाद उठते हैं इस प्रकार से। और कितना भी समय हो सकता है, 8:30, 7:30, 8, 9, 9:30, 10, 10:30। बहुत सारे लोग इस प्रकार से उठने वाले होते हैं। और फिर लेट नाइट हेवी डिनर्स, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहता है कि हमने पाश्चात्यों का अंधानुकरण वो भी गलती से किया कि कैसा है कि वहां हेवी ब्रेकफास्ट, लाइट लंच और उससे भी लाइट डिनर, ये संकेत है पाश्चात्यों में। और उनका डिनर 6-7 बजे तक हो जाता। देरी से खाना खाना ये विदेश में प्रचलन में नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी रही कि ब्रेकफास्ट भी हेवी, लंच भी हेवी और डिनर भी देरी से और हेवी। लोग शाम को घर आते हैं चाहे 6-7 बजे इस प्रकार से, और बाद में चाय पीते हैं पहले थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, और फिर 1-1.5 घंटे के बाद खाना खाते हैं 9, 9:30, 10 बजे, और फिर तुरंत सोना नहीं है इसलिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चैट करते रहते हैं, और फिर 12, 12:30 बजे सो जाते हैं, और फिर सुबह 7-8 बजे उठते हैं, 9 बजे काम पे जाना होता है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब चक्कर इस प्रकार का है। तो ये सभी रोगों का मूल है, इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और ये फिर लेट स्लीप टाइमिंग्स, डिस्टर्ब स्लीप ड्यू टू स्ट्रेस एंड वरीज, ये तो अभी हमारे जीवन के अविभाज्य है, स्ट्रेस और इसके कारण नींद उड़ जाती है, नींद का समाधान नहीं होता है, फिर देरी से सोते हैं, देरी से जागते हैं इस प्रकार से। और आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ है। तो निद्रा एक उपस्तंभ है उसमें, तो उसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। शरीर को विश्रांति की आवश्यकता है, अगर वो नहीं मिलेगी विश्रांति इस प्रकार से, तो उसका गहरा असर हमारे सेहत पर होता है। तो स्ट्रेस एंड वरीज ये अहम कारण है। ब्रेकफास्ट विदाउट प्रॉपर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस डेज फूड, प्रसुष्टे विन्मूत्रे हृदयस्पंदने दोषे सुगतगे विशुद्धे चोत्कारे क्षुत्पत्तने वाते तथा ग्ना उद्रिक्ते विशद करणे देहे च स्मृतो परियं जीताहार विधिनेव तत् कालस्यैवता, दिवाकर भट्टाचार्य कहते हैं। तो खाना खाने का जो समय बताया गया है, उसका जो अवस्थित काल बताया गया है, वो मलमूत्र अच्छे तरीके से निकल आए हैं, सुधा लगी है, तृष्णा लगी है,
शरीर में हल्कापन है, ऊर्जा है और भूख और प्यास दोनों लगे हैं, ऐसी स्थिति हो तब खाना खाना चाहिए। लेकिन लोग जो खाना खाते हैं वो आदत से मजबूर कर खाते हैं। 8 बजे नाश्ता करना है, बस भूख लगी है नहीं लगी है कुछ संबंध नहीं, इस समय खाना खाना। और दूसरा भी एक रीजन होता है कि मुझे एलोपैथी की दवाएं लेनी है, पूरे जन्म तक लेनी है, चाहे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे और कोई हो, तो उसका इलाज वो दवा लेना है। और वो खाली पेट लेंगे तो उसको तकलीफ होती है, तो हमें दवा लेनी ही है, तो खाली पेट कैसे लेंगे? तो खाना खाना है, और खाना खाना है तो भूख तो होनी चाहिए, पहला अन्न पचन तो होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे ही खाते रहेंगे। तो ये काफी प्रचलन में है कि पहला खाना पचन नहीं हुआ है। चरकनास्थान पहले अध्याय में जो बात बताई है, जे जीर्णे आख्या, पचन होने के बाद ही खाना खाए इस प्रकार से, तो ये बात नहीं रही। और भूख हो न हो, हमें खाना खाना है, गोली लेनी है इसलिए खाना खाना है, इस प्रकार का चलता रहता है। विदाउट हंगर भूख भी नहीं होती। और हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स आर वेरी कॉमन कॉजेस। हम भागदौड़ करते रहते हैं पूरे दिन भर में, अभी ये करना है, पूरे वो करना है, फिर ये करना है, वगैरह इस प्रकार से। और सभी की लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक इस प्रकार की हो गई है कि हमें फुर्सत चाहिए, विश्राम चाहिए, ये बातें ही नहीं रही। ये वात दोष के लिए प्रमुखता से कारण है। कफ के लिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो भी बेकार है। अगर आपको कुछ भी श्रम नहीं है, केवल बैठे बैठे काम करते रहना, ऐसे भी काम करते रहना, ऐसी स्थिति रहेगी, और खाना खाते रहना, भूख हो न हो इस प्रकार से, तो कफ जरूर जैसी बात हो सकती है। तो इन सभी कारणों से बहुत सारी बीमारियां निर्माण हो रही है, और इसमें कैंसर भी है, हृदरोग भी है, डायबिटीज भी है, और बहुत सारी अन्य बीमारियां भी इसी में शामिल है। और जब तक इतने गहराई में जाकर हम देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक उस समस्या का कुछ हल नहीं हो पाए। तो ये बात जरूर ध्यान में लेनी है कि हमें होलिस्टिक मैनर में इन सभी के बारे में सोचना है, इन सभी के बारे में कदम उठाने हैं, तभी बात करें। एडिक्शंस ऑफ टोबैको, स्मोकिंग एंड लिकर आर आल्सो वेरी कॉमन। तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि इसका कारण ये एडिक्शन में है इस प्रकार से। और एडिक्शन एक प्रज्ञापराध का अप्रतिम उदाहरण, अच्छा उदाहरण है कि धृतिविभ्रंश, ये जो बताया गया है कि विषय प्रवणम सत्वम धृतिभ्रंशान न शक्यते नियंत्रण लगता। मन जो है वो विषय प्रवण है, वो लोलुप है विविध उपभोग लेने के लिए, और फिर धृति उसका नियमन करती है। अगर धृति भ्रंश हो गया तो हम इसके शिकार बन जाते हैं, और जानबूझकर भी एडिक्शंस के अधीन हो जाते हैं। तो ये सब सिलसिला प्रज्ञापराध में आता है, और प्रज्ञापराध ये एक अहम कारण है। एक तो हमें मालूम ही नहीं, या हमारे मन में गलत श्रेणियां है। विद्या विषम विज्ञानम विषम च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम ज्ञानियान मनसो इस प्रकार से, या जो द्विभ्रंश हो जाता है नित्यानित्य हिताहित के बारे में, उसके हम शिकार बन जाते हैं, और फिर अहित को हित समझते हैं, हित को अहित को अहित समझते हैं, ये सभी बातें होती रहती है। तो प्रज्ञापराध ये एक अहम कारण इस प्रकार का रहेगा, और मानसिक स्तर पर इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। Due to cutthroat competition, higher expectations, burden of the family members and of the society, there is a constant stress right from the child. कि अभी ये कंपटीशन का जमाना है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग तो अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे अगर इस रेस में जीतना है तो जाहिर है कि मुझे
बहुत सारे परिश्रम करने पड़ेंगे और ये कटथ्रोट कंपटीशन है। जरा 1% मार्क भी कम हुए तो मेरी एडमिशन नहीं होगी कॉलेज, शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे जीवन कैसे बनाएंगे इस प्रकार से। अभी माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो भी प्रॉब्लम है, उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं मेरा लड़का लड़की इस प्रकार से बहुत आगे चल जाएगा और उनका बर्डन रहता है। फैमिली मेंबर्स की आशाएं आकांक्षाएं रहती है कि मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरा लड़का लड़की तो कर पाएंगे। तो बचपन से लेकर ये स्ट्रेस बढ़ता रहता है। The survey showed that 10% of the students appearing for 12th standard examination develop hypertension. ये पुणे में सर्वे हुआ था, 4-5 बरस पहले हुआ है कि 12वीं कक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों में 10% छात्र हाइपरटेंशन का शिकार बन चुके। अब ये लड़कों का सर्वे है, उनके माँ बाप का सर्वे करेंगे तो 40-50%, क्योंकि उनको ज्यादा टेंशन होता है मेरा लड़का लड़की ठीक तरीके से कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी दुख की इस प्रकार की बात है। और यहाँ से स्ट्रेस शुरू होता है। तो फिर अगर शिक्षा पूरी भी हुई तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर कुछ धंधा व्यापार करना चाहते हैं तो चलेगा नहीं चलेगा, फिर गृहस्थी कैसी होगी, फिर शादी वगैरह कैसी होगी, लड़के होंगे नहीं होंगे वगैरह, सभी के बारे में स्ट्रेस। तो ये पूरे जन्म भर इस प्रकार का स्ट्रेस बना रहता है और ये क्वाइट अलार्मिंग है। अगर 12वीं कक्षा में 17-18 बरस में इतना स्ट्रेस हुए तो आगे चलकर किस प्रकार से उसका परिणाम होता होगा ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। The young and even older generation neglect the warning shown by the body in the form of fatigue, indigestion, restlessness, chest pain, dyspnea, exertion, etc. and may pay attention only after an attack. तो हम निग्लेक्ट करते रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि एक 35 वर्ष का युवा अपने शू की नॉट टाई कर रहा था, बांध रहा था और अचानक हार्ट अटैक होगा, वहीं पे डेथ होगी। जब मैंने ये सुना और उसको पहले हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री नहीं थी, पहला ही अटैक था और इतना सडन और इतनी तुरंत मौत इस प्रकार से, तो ऐसा कैसा हो सकता है? हृदय एक मर्म है और मर्माश्रित व्याधि होकर कुछ भी लक्षण नहीं दिखाएगा, ये तो नहीं पॉसिबल। तो लक्षण दिखाते हैं लेकिन वो लक्षण हृदरोग के हैं ये पता नहीं चलता। तो जनरल फटीग है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं है, या फिर इंडाइजेशन है। अमेरिका में स्टडी हुआ था इमरजेंसीज के बारे में और उनको पता चला कि मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक केसेस आर रिपोर्टेड अर्ली मंडे मॉर्निंग 4 to 6। तो उनको तो समझ में नहीं आया कि मॉर्निंग क्यों, अर्ली मॉर्निंग और मंडे ही क्यों इस प्रकार से। तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो इसका उत्तर खोज सकते हैं, उसको कोई संदेह नहीं। वहाँ की लाइफस्टाइल जो है वो मंडे टू सैटरडे फ्राइडे पूरा काम करते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं और फिर सैटरडे संडे ये छुट्टी है, बस मौज मजाक करना इस प्रकार से। तो घूमने के लिए निकलते हैं, बाहर खाना खाते हैं, कहीं पे रहते हैं और जंक फूड फास्ट फूड ही होता है बाहर लोग खाना खाते हैं तो। और फिर संडे को देरी से घर पहुंचते हैं, सब खाना पीना खा के रात को 11-12 से पहुंच जाना है। अब ये जो अजीर्ण है इन 2 दिनों में होने वाला और दोष का संचय तो हो ही रहा है बहुत सारे वर्षों से, तो आउटबर्स्ट हो जाता है मंडे मॉर्निंग 4 o'clock इस प्रकार से और फिर हार्ट अटैक से। अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट हुई, बच गया तो एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी ये होते रहते हैं।
लेकिन ये जो लाइफस्टाइल है मंडे टू फ्राइडे इस प्रकार से दी तोड़ के काम करना और सैटरडे संडे रिलैक्स, कुछ भी खाओ पियो कैसे भी करो इस प्रकार से, और फिर अजीर्ण होता है, मालूम नहीं होता है कि अजीर्ण है इस प्रकार से। तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जब हार्ट अटैक होता है तो लोग जग जाते हैं, अरे बाप ये कैसा हुआ इस प्रकार से, और मेरा तो रूटीन ठीक चल रहा है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अचानक ऐसा कैसे हो गया? ये अचानक होने वाली बात नहीं है। जय काष्ठाम उपारूह्य इस प्रकार से बताते हैं कि एक चरमावधि पहुंच जाती है दोषों के संचय, बस उसके आगे शरीर सहन नहीं कर पाता, एक दिन आउटबर्स्ट हो जाता है रोग। तो ये इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस और ये बाकी सारी चीजें जो है, फटीग इस प्रकार का होना, सांस फूलना वगैरह वगैरह, ये सभी लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना। हाँ ये तकलीफ वाले हो सकते हैं, तो हमें जागरूक होकर मूल कारणों तक पहुंचना है। अगर हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है वो चेंज करना है, योग व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो रेगुलरली करना है, जंक फूड फास्ट फूड छोड़ देना है, एडिक्शन से भी एडिक्ट होना है, और फिर सादा अन्न खाना है, उसमें भी ऑर्गेनिक या नैसर्गिक अन्न खाएंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और मानसिक तनाव से दूर इस प्रकार से रहना है। तो ये अगर करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। दूसरी ओर ऐसा है कि अभी इंश्योरेंस निकालते हैं तो उसके लिए परीक्षण होते हैं, और फिर उस परीक्षण में पता लगता है कि अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड शुगर बढ़ गई है इस प्रकार से, तो फिर एलोपैथी में उसके लिए दवाइयां शुरू होती है, कोलेस्ट्रॉल के स्टैटिन वगैरह इस प्रकार की दवा देना, शुगर के लिए मेटफॉर्मिन वगैरह इस प्रकार की दवाइयां शुरू होती है। उसमें भी मूल रूप से जीवन शैली उसका कारण है, आरोग्य जीवन शैली उसका कारण है, इसके बारे में कोई बहस नहीं होता। सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको ये गोली लेनी है, आपको डायबिटीज हो गया है, ये गोली लेनी है, उस प्रकार से बताया जाता है। और उससे अगर ये पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं तो डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी खुश, बस हमने ये बढ़ गया था, गोली शुरू कर दी, अब ठीक हो गया, अब कोई आगे करने का ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि कारणों को टाले बिना केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ को चिकित्सा समझना, ये मूर्खता है। तो मूल रूप से अगर रोग को दूर करना है तो कारण ढूंढकर कारणों को दूर करना है, तो रोग अपने आप जाएंगे। कारण नाशात कार्य नाशा। तो अगर कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य आएगा कहां से? तो रिवर्सिंग हार्ट डिसीज एक डीन अर्निश की किताब है अमेरिका में, उसने लाइफस्टाइल और योग के आधार पर हार्ट डिसीज को रिवर्ट किया जाता है, ये सिद्ध किया। पहले एंजियोग्राफी की, बाद में एंजियोग्राफी की। तो कहने का तात्पर्य है ये रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर उसको सुधारने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें झांक कर देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि अरे हाँ ये कारण है, ये कारण है, इस प्रकार से। तो इस सभी के बारे में सोचना है। तो अभी जब 30 चेकअप्स होते हैं, पहले 40 होते थे, अभी 30 हो रहे हैं, और बाद में मालूम नहीं 20 भी हो जाएंगे या जन्म से ही शुरू करेंगे, ये सब करवा मालूम नहीं क्या क्या बढ़ गया है, क्या कम हो गया है इस प्रकार से। और D3 B12 तो सभी में कम है। तो मूल कारण ढूंढने के बजाय सप्लीमेंट ले लो, बस यही सभी का उत्तर है। तो इन सभी बातों को टालना है। तो some become overconscious and start medicines for high cholesterol without any change in lifestyle. अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ दवा लेनी पड़ी तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये टेम्परेरी नहीं,
कुछ दिनों के लिए करेंगे, लेकिन मूल रूप से लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएंगे तभी इसको काबू में रख पाएंगे बगैर मेडिसिन से। लेकिन ये तो होता नहीं है। और फिर जब मेडिसिन सिर्फ लेते रहते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाने का प्लान भी नहीं है। दे आर हैप्पी विथ कंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल एंड नेग्लेक्ट कॉजेस। ये पूरे समाज की ये स्थिति है, डॉक्टरों की भी ये स्थिति है। हाँ, आपका गोली से ठीक हो गया ना, नॉर्मल है अभी, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, चालू रखो, पूरे जन्म तक दवाइयां खाते रहो बस। तो ये मूल रूप से उसको सुधारना है, ये सोच ही नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो अब यद्यपि पूर्वरूपानंतरम संप्राप्त ऐसा एक मानव निदान मनुपुष्टिका में वाक्य आया है कि पूर्व रूप के बाद वास्तव में संप्राप्ति होती, यानी कि व्याधि जन्म होता है और फिर उसके लक्षण स्वरूप में, उसके कार्य के स्वरूप में लक्षण उत्पन्न होता है। तो ये जो पूर्व रूप जैसे है, ये फटीग होना, सांस फूलना या फिर टायर्डनेस होगा या फिर रेस्टलेसनेस इस प्रकार का होगा, तो ये सभी पूर्व रूप के हिसाब से हमें समझ लेंगे। तो इन कारणों से ये पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं और फिर उसके आगे व्याधि की संप्राप्ति हो जाती है, व्याधि बीमारियां। ये अब तक के दोष के लिए, लेकिन जब व्याधि जन्म होता है तो व्याधि विकार शुरू होता है। तो the dosha may keep on accumulating and suddenly may produce heart attack। अभी मर्म स्थान है, तो मर्म स्थान के यहाँ उत्पन्न होने वाले व्याधि मध्यम रोग मार्ग में चले जाते हैं, काफी खतरनाक इस प्रकार के होते हैं। तो हमें सावधान इस प्रकार का रहना चाहिए। तो सडनली दे में प्रोड्यूस हार्ट अटैक और इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो जाए अगर नसीब अच्छा हो और बच गए तो एंजियोप्लास्टी, फिर ये बाईपास सर्जरी इस प्रकार का हो जाए और कुछ बरस आगे लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी ये पता नहीं रहता कि निश्चित रूप से इससे फायदा होगा नहीं होगा। और one has to judge the संप्राप्ति on the basis of positive factors which will be responsible for the dosha prakopa from the lifestyle। तो dosha prakopa जो है दोष प्रकोप जो है लाइफस्टाइल के लिए, वो उसको सोचना है। तो जहां चरकाचर्य ने बात की है कि दोष प्रकोप विशेषम अपचार विशेषम, दोष प्रकोप के जो विशेष है वो अपचार विशेष से जान लेना कि किस प्रकार का अपचार कितने दिन, महीने, बरस चल रहा है, कितनी मात्रा में चल रहा है। दोष प्रमाण विशेष, अपचार विशेष, तो उसके आधार पर दोष कितने होंगे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर चिकित्सा कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब व्याधि की निर्मिति हो जाती है, रुद्रोग निर्माण हो जाता है, तो आगे आने वाले जो है वो उसके लक्षण, यही डिस्निया ऑन एक्सर्शन, कि कुछ भी थोड़ा भी काम करने पर सांस फूल जाती है, ये एक अहम लक्षण पूर्व रूप में भी पाया जाता है, रूप में भी पाया जाता है। तदेव व्यक्ततान्यातन रूपं वित्तविधीयते, वही व्यक्त होने पर रूप कहलाया जाता है। तो ये सभी लक्षण जो है वो आगे भी निकल आते हैं व्याधि के रूप में और फिर हमें जजमेंट होना चाहिए कि ये रुद्रोग उत्पन्न हुआ है, अब उसकी चिकित्सा भलीभांति करनी है इस प्रकार से। If the symptoms of classical Rudroga from the text are found in a patient, Ayurvedic diagnosis is easy। अभी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस अगर इस काम में करना है तो आयुर्वेद में 5 प्रकार के रुद्रोग वर्णन किए हैं, कुर्मीज, ये कुर्मीज एक अलग वैरायटी है।
तो क्रकचे नहीं बना रही थे वगैरह, इस प्रकार के लक्षण उसके बताए हैं रुद्रोग के बारे में। साश्मगर्भवत कफज रुद्रोग में जैसे एक पत्थर रखा है, इस प्रकार की भावना होती है। पित्त में दुर्जलन, दाह, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो ये इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास अगर इस प्रकार का कोई मरीज आता है तो उसका क्लासिकल आयुर्वेदिक रुद्रोग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सभी दोषों के लक्षण है तो सांधिपाती है। और कृमिज रुद्रोग एक अलग चीज है। हृदयाद करके एक कृमि बताएंगे, इसका मतलब है कि हृदय को खाने वाला। इस प्रकार से लाड सर ने एक केस बताई थी जब मैं सिग्नेचर गया था कि अमेरिका में उन्होंने एक मरीज इस प्रकार का देखा कि उसको माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस था, मालूम था। एक दफा एक्सरे टेस्ट किया गया और उसमें एक कैल्सिफाइड बम माइट्रल वॉल्व में अटका हुआ है, इस प्रकार का पिक्चर। अब वो वर्म वहां जाकर मर गया, कैल्सिफाइड हो गया, इसलिए एक्सरे में दिखा, तो दिखाई गई। इकोकार्डियोग्राफी करते थे तो माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस से ऐसा ही निकाल सामने आता। लेकिन कृमिज रुद्रोग का एक क्लासिकल उदाहरण इस प्रकार से कि वो माइट्रल वॉल्व में जाकर अटक गया, मर गया, कैल्सिफाइड हो गया, इसलिए एक्सरे में दिखाई। फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उसको दिखाया। दूसरा एक अजीब किस्सा साउथ से है। एक कोई छोटा और शुरू से अशक्त साइनोस होता था, हाथ पांव के नाखून काले नीले पड़ जाते थे और सांस फूलती थी। ये करीबन लक्षण तीसरे चौथे बरस से शुरू हुआ। काफी इन्वेस्टिगेशन और सभी ने ये निष्कर्ष निकाला कि करोनरी आर्टरी की एक ब्रांच एब्सेंट है और इसलिए हार्ट के किसी पार्ट को अच्छी तरीके से ये नहीं पहुंच रहा और इसके लिए ये मुसीबत आ गई। हाँ, तो पुराने जमाने की बात थी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑपरेशन की ही जरूरत है और ऑपरेशन भारत में नहीं हुई। तो इनके पास तो पैसे नहीं थे, तो लंदन में उन्होंने कोशिश की अस्पताल में और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम मुफ्त इलाज करेंगे, लेकिन आने जाने का खर्च और हॉस्पिटल का बाकी जो है वो आपको उठाना पड़ेगा। सर्जरी वो स्टेट बैंक में इतवाई थे, तो उन्होंने अपील की। तो लोगों ने उस जमाने में, ये करीबन 40 वर्ष पहले की बात, उस जमाने में 12 लाख रुपए इकट्ठा और ये पिता पुत्र दोनों लंदन चले। 1.5 महीना वहां पे रहे। इन्वेस्टिगेशंस में डायग्नोसिस कंफर्म हुआ, यहाँ करोनरी आर्टरी के ब्रांच एब्सेंट। लेकिन उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि ये ऑपरेशन सहन कर पाए ये बच्चा। तो उस समय में 12-13 बरस तक और बगैर ऑपरेशन वापस चले आए। अब एलोपैथी फेल हो चुकी थी पूरी तरीके से, कुछ भी करने लायक नहीं था। तो किसी वैद्य के पास गए, उन्होंने उसका कृमि निदान किया और एक 4 सिंपल मेडिसिन, पुनर्नवा, विरंज, अजवायन और ऐसे कुछ 4 दवाइयां तकर के साथ इन्होंने बताया था कि ये 6 महीने से आगे टिक नहीं पाएगा। तो वैसे ये दवाई शुरू कर दी, इसको कृमि पतन हुआ और वो सुधरने लगा। 12 बरस से 16 बरस तक 4 बरस निकल गए, डायग्नोसिस वगैरह सब बंद हो गया। अब आश्चर्य की बात है, जब ये लेख लोकसत्ता में छपा बड़ा लेख था इसके बारे में, उसके बारे में जो बहस हुई लोगों की, वो बड़ी चमत्कृतिपूर्ण। उस समाज में तो आयुर्वेद के लिए कोई स्थान नहीं था। इतना बड़ा
यश आयुर्वेद की चिकित्सा से मिला है, इसका किसी ने भी कोई भी गौरव किया नहीं। लोग बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए एक छात्र के ऊपर खर्च करके कुछ भी नहीं निकला है, तो 12 लाख बाकी मरीजों को खर्च करते तो कितने अच्छे लोग ठीक हो जाते रहे। और फिर संपादक ने बता दिया कि हम इसके ऊपर आगे कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। मैं तो सेकंड ईयर में था इस समय में। तो मुझे ये काफी अच्छी चीज लगी कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि रुद्रोग ये बात हो सकती है, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो कृमि की ट्रीटमेंट करने से कृमि में रुद्रोग ठीक हो जाएगा। अभी के जमाने में भी इस प्रकार के मरीज दिखते हैं और उनका उस प्रकार का निदान करके पूरी चिकित्सा करके उनसे सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये वॉल्वुलर डिसीज या फिर मायोकार्डियोपैथी इस प्रकार के डिसीज लोग मिलते हैं, और इसमें कृमीय निदान हो सकता है। अगर वो निदान है तो हम इसके आधार पर उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो अगर क्लासिकल सिम्टम्स आपको मिलते हैं, मेरे पास एक छात्र के माता थी, उसके पिता की डेथ हुई इसी प्रकार रुद्रोग से ही डेथ हुई। वो भी एक अलग किस्सा है, मैं बताता हूँ। तो उनके बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी बार बार उनको ये दिल का दौरा पड़ना, सिम्टम्स घबरा जाते थे, मेरे पास आते थे। मैं सभी जगह सभी समय चेक करता था, उनको दवाइयां देता था, सभी में वास्तविक रुद्रोग नहीं था। जब वो आए, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ही थोड़ा बुखार था, उन्होंने फोन किया तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा बुखार है, मैं तो नहीं आ सकता आपके यहाँ, तो मैं किसी को भेजूंगा, वो आपको देखेंगे और फिर आके। तो उन्होंने सुना तो रिक्शा करके तुरंत मेरे पास निकल आए और मेरे सामने कोलैप्स हो गया। अभी बीपी में सिस्टोलिक भी नहीं आ रहा था, डायस्टोलिक की बात नहीं, पसीना छूटा था, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मैंने तुरंत हेमोग्लोबिन को चकराया, बाहर निकले उस अटैक से बाहर। फिर मैंने कार्डियक एम्बुलेंस बुलवाई, दाखिल किया अस्पताल में। और जबकि वो अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, तो थर्ड अटैक है। तो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने पेसमेकर तक प्रयास किए, लेकिन 10:30 बजे एडमिट हुए। इसमें मेरी एक ही भूल हो गई कि एलोपैथी के अस्पताल में दाखिल करने के बाद मैंने हमारी दवा बंद कर दी। जिस हेमोग्लोबिन से वो उठकर एम्बुलेंस में लेट गए, स्ट्रेचर पर लेट गए, और अच्छी तरीके से उनका बीपी भी ऊपर आ गया और वो निकल आए, हार्ट अटैक से निकल आए, वो हेमोग्लोबिन बंद हो गया। अब मुझे ये आशंका है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा है ना कि अगर देहांत हो जाता है और फिर लोग कहेंगे आपने कुछ कोशिश ही नहीं की, आपको दाखिल नहीं किया इसलिए में, तो उससे उस तरीके से भी ब्लेम आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, दाखिल करेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से एक्यूट केसेस जो इसमें आते रहते हैं, मेरे पास 5 एक्यूट केसेस मायोकार्डियल इंफार्क्शन के हुए हैं और सभी बच गए। ये एक मेरे यहाँ तो बच गए एलोपैथी में जाकर, आगे मैंने किसी को दाखिल नहीं किया इस प्रकार से, या दाखिल किया तो भी हमारी ट्रीटमेंट बंद नहीं कर पाई इस प्रकार से। तो उसकी माँ थी, उसकी पत्नी थी, और उसको चेस्ट पेन बहुत जोर से हो रहा था। यहाँ के एएमई अस्पताल में दाखिल किया, कुछ डायग्नोसिस नहीं हो पाया, दर्द मिट नहीं रहा था। फिर उन्होंने 3 दिन के बाद डिस्चार्ज देकर छोड़ दिया। क्या कोई मालूम नहीं क्यों हो रहा है उसे। तो ये क्लासिकल हमारे हिसाब से बातें जो, तो फिर उसको बस्ती, पिचू और ये बस्ती रेगुलर,
ये सब ये दवाइयां दी, वो ठीक हो गई 3 दिन के अंदर। तो क्लासिकल हृदरोग है हमारा, वातज हृदरोग है, कफज हृदरोग है। कोलटकर सर की एक केस है, वो मरीज आई थी हाइपरटेंशन की, उसका हाइपरटेंशन कम नहीं हुआ और बड़े श्रीमान घर की थी और पूरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल इस प्रकार की। तो कोलटकर सर के पास गए, उसका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा। तो कोलटकर सर ने कहा आपको एलोपैथी की दवा बंद करनी है, तो भी मैं मेरी दवा दे दूंगा। वो तैयार नहीं हुए, वापिस चले गए। 6 महीने के बाद फिर से वापस आए कि आप कुछ हो नहीं रहा है एलोपैथी में, तो ठीक है हम एलोपैथी दवा बंद करेंगे। तो सर ने कहा कि ठीक है आप ये बैठना वगैरह छोड़ दो सर, थोड़ा व्यायाम करो। घर बड़ा बहुत बहुत बड़ा था, तो हमने कहा कि झाड़ू पोछा लगाओ घर पे। तो ठीक है दवाइयां दे दी, उससे रिलीफ होने लगा। एक दिन उसका फोन आया कि मुझे बहुत उल्लास हो रहा है, जी मैं चल रहा हूँ। सर बोले आप आइए मेरे यहाँ, मैं दवा दे दूँ। वो आए तो कोलटकर सर ने उनको बदन पर चकराया छेद के साथ। तो उसने क्या किया, फिर बोली आपने क्या दवा दी, मेरी मचलना और बढ़ गया, उल्लास बढ़ गया। तो ऐसी थी स्थिति क्या, और थोड़ा चाट लेते तो अपने आप बाहर आ जाता। वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, वो बोली नहीं मुझे कुछ करना ही। सर ने ये नहीं बताया कि इसकी उल्टी होगी। और फिर वो बोली मैं कुछ भी लेने के तैयार नहीं हूँ और जीवन चलने रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति होगी। तो कलेक्टर सर ने कहा ठीक है मैं चूरमा देता हूँ, थोड़ा जीव पर इसका पेशेंट उसका लगा पाया पानी, ठीक है करेंगे। तो कुटकी का चूर्ण दे दे उसको, उसने भी थोड़ा ले ज्यादा ही ले लिया और दर्शन किया। वो तो कड़वा था। तो चर्दिर दृष्टार्थ योगी का इस सूत्र का सर ने प्रयोग किया कि अगर दृष्टार्थ है तो उससे चर्बी होगी। तो कुटकी का रस तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना कड़वा होता है, तो उसकी उल्टी हो गई। और सर ने बताया कि कफ का गोला बड़ा अचानक बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला वैसे छोड़ गई। इस प्रकार की उसमें महिला की प्रतिक्रिया थी और उसी क्षण ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और आगे कभी भी बढ़ा नहीं। तो ये सर की खासियत है कि कफज रुद्रोग निदान करके इस प्रकार से रुद्रोग में वमन देना निषिद्ध भी है, फायदेमंद भी है, दोनों है। तो देखकर करना चाहिए कि कैसे देंगे नहीं देंगे इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने वमन दिया और उसका बहुत अच्छा नतीजा निकला। तो ये कफज रुद्रोग ऐसा अगर हमारा निदान है तो उसके आधार पर तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वमन देना है नहीं, पण त्याच्यामध्ये जर आम्ही आता या प्रकारे अवस्थितच सर्दी होणार होतो, सेवकांकडून सर्दी असं उसमें में तो अवस्थित था। तो अगर क्लासिकल डायग्नोसिस है तो कोई मत चिंता नहीं, हम कर सकते हैं उसके बारे में। और नहीं तो बहुत सारे योग है, औषधि योग है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बट जनरली दिस इज नॉट कॉमन, ये सभी एक्सेप्शन है। जनरली हमारे पास मरीज आएंगे बड़ी फाइल लेके आते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट है, होमोसिस्टिन का है, एंजियोग्राफी की गई है, इसमें इतने ब्लॉक्स बताए, 90% ब्लॉक है, 100% ब्लॉक वाले भी मरीज आते। तो मैं उनको पूछता हूँ अगर 100% ब्लॉक तो जिंदा कैसे है, मेरे सामने कैसे आते हैं? अगर किसी भी आर्टरी में 100% ब्लॉक है तो जाहिर है कि उसको सप्लाई नहीं हो रहा करोनरी, तो आप जिंदा है इसका मतलब कोलेटर्स अच्छे हो गए हैं उसके पास, नहीं तो आप जिंदा ही नहीं रहे। और फिर बहुत सारा प्रेशर होता है, अरे 85% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, ट्रिपल वेसल बाईपास सर्जरी। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे?
तो कंसिडर कन्वेंशनल मेडिसिन न्यू एंड ट्राई फॉर आयुर्वेदिक। तो इस प्रकार के आयुर्वेद में हमें आयुर्वेद की दृष्टि से एलोपैथी के निदान को देखना है, उनकी जो परीक्षा की पद्धति है उसको देखना है और उसके बारे में सोचना है। अभी एक एस्पिरिन का अजीब उदाहरण। एस्पिरिन पहले एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इस रूप से संधिवात में और ज्वर में प्रयोग किया, फिर बाद में पता चला कि ये एंटीपायरेटिक भी है। और जब से ये पता चला और एक कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी सामने आई कि ब्लड विस्कोसिटी बन जाती है, रक्त की गांठ बन जाती है इस प्रकार से, और वो कोरोनरी आर्टरी में अटक जाती है तो हार्ट अटैक होता है। तो अभी हमें क्या करना है, उस गांठ को डिसॉल्व करना है। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है, उसके लिए ये हो रहा है, तो ब्लड की विस्कोसिटी कम करनी है। तो खून पतला करने वाली एस्पिरिन है, तो सभी का एस्पिरिन शुरू हुआ। उसको 50 ग्राम 75 मिलीग्राम एनॉक्साप्रिन, हाँ ये जो होता है ना एनॉक्साप्रिन, इकोस्प्रिन वगैरह 150 मिलीग्राम होता है, तो सभी को देते हैं इस प्रकार से। लेकिन इसमें ये सोच नहीं है सचमुच विस्कोसिटी ब्लड में है या नहीं है, और अगर विस्कोसिटी है भी तो उसका कारण क्या है। कारण ढूंढना कहीं भी विचार में ही नहीं है इनकी। तो कारण ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारे हिसाब में आम या कफ ये कारण होता है जिसका मेद को भी उसके साथ जोड़ लेंगे। अगर लिपिड्स अब क्या चीनी है, फैटी लिवर है, तो हमें सोचना है कि मेद का भी इसके साथ। तो रीजंस फॉर आम, कफ और मेद ये समझ लेने चाहिए और उनको टालना चाहिए। तो आम के लिए अगर विचार करना है तो जो पहले बात की थी कि रात का खाना जल्दी खाना है, हल्का खाना है, सुबह पचन होना चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट लेना है या ब्रंच करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सब करेंगे तो आम कम होता जाएगा ना। एक सीधी सादी मेथड है, आप नाड़ी अच्छी तरीके से जानते हो, तो गुरु साम नाड़ी है तो आम है, या उधर गुरु है तो आम है। इस प्रकार खाली पेट देखेंगे और उधर गुरु है तो आम है। तो इन मरीजों में मैं पहले रात का खाना बंद करवाता, सिर्फ मूंग का सूप में नहीं लेगा। सुबह भी ब्रेकफास्ट में अगर भूख नहीं लगती है तो ब्रेकफास्ट स्किप करके ब्रंच, अगर भूख लगती है नहीं तो लंच, इस समय खाना खाने के लिए कहता हूँ। तो धीरे धीरे उधर गौरव भी कम हो जाता है। आम के जो बाकी लक्षण है इन सभी के ऊपर ध्यान देना है। अगर वो कम हो रहे हैं तो ठीक है इस प्रकार। और पाचन तो आप दे ही सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी जैसी दवा है, हृदरोग के लिए भी है, परिशुद्धिकरण क्या पाचनी है इस प्रकार से। और संतर्पणोत्सव विकार है तो अपतर्पण करने वाली है, आरोग्यवर्धिनी की अच्छी दवा इस प्रकार से। तो उस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। चित्रकादिवटी है, शंखवटी है, बहुत सारे हैं, अजीर्ण आत्मान वगैरह इस प्रकार से है। तो आम की चिकित्सा करनी चाहिए, लंघन करना चाहिए, गर्म ही पानी पीना है वगैरह, ये सब बातें जो है वो उनको बताएंगे। कफ के बारे में भी यही चिकित्सा होती है। अगर साम कफ है तो पहले पाचन करके निराम करना पड़ेगा और फिर कफन चिकित्सा करनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो इन सभी बातों से होता है। अगर मेद के बारे में हमें सोचना है तो धातु पोषण किस प्रकार से हो रहा है ये देखना चाहिए, जाटारायणी किस प्रकार से काम करना कर रहा है ये देखना चाहिए, और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा कैसे करनी है ये सोचना है। अब एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में पीटीआईएनआर है कि ये अगर चेक करेंगे तो विस्कोसिटी के बारे में पता, एक ये नॉर्मल वैल्यू है पीटीआईएनआर। अगर कम है तो विस्कोसिटी है ऐसा समझ। और उस समय में ये आम कफ वगैरह की चिकित्सा करेंगे, उसमें एस्पिरिन कुछ हद तक काम कर सकता है। लेकिन ये एक से ज्यादा है तो समझ लेना है कि नहीं एस्पिरिन का पेशेंट है नहीं वास्तविक।
तो एस्पिरिन धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हमारे हिसाब। और नहीं तो इससे आगे ब्रेन हिमरेज हुआ, स्टमक में हिमरेज हुआ, ये काफी बड़ी दिखता है। सबक्यूटेनियस हिमरेज तो बहुत सारे लोगों में एस्पिरिन लेने का, तो ये शुद्ध चिकित्सा है ही नहीं। तो मूल कारणों को ढूंढो, कारणों को दूर करो, उसकी चिकित्सा करो। चाहे आम कफ मेद की चिकित्सा करनी है वो करो, तो ये अपने आप निकल जाएगा। और उसके जो पैरामीटर्स है वो हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच में ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और कंस्ट्रिक्शन ऑफ, ये भी एक बात हो सकती है। सिरा संकोच, ये भी बात हो सकती है। तो अभी सिरा संकोच अगर है तो ये वात के कारण है। तो बहुत सारे लोग हंसती है, ये रोग किसका है? बढ़कर पेशेंट बोलूं तक तू बोलना उसको बोल नहीं सकता कि रुद पिचू इस प्रकार से रखते हैं और फिर वात का शमन होकर ये ठीक होता है इस प्रकार से। तो अगर हमारा निदान सिरा संकोच या वातज रुद रोग इस प्रकार का है तो रुद पिचू या रुद बस्ती इस प्रकार का अच्छा काम कर सकता है। एक पुनर्नवादी तेल है त्रिमर्मी अध्याय में, तो उसका मैं प्रयोग काफी जगह करता हूँ। और नहीं तो महानारायण तेल का प्रयोग इस प्रकार से करता हूँ। पुनर्नवादी तेल सामावस्थिक लवचिक पाचन भी है वो, लेकिन ठीक है, सामावस्था में रामावस्था। अगर आपको वात प्राधान्य उसमें है तो उसका प्रयोग करना है, ऐसा थोड़ा सा। अगर बल कम है तो भी उसका प्रयोग करना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, आणि मला दुसरी सांगा की मायोकार्डिओपॅथीज ज्या असतात तर ज्याच्यामध्ये एका पद्धतीने शैथिल्य आहे, जसं ते चिन्मयच्या आईच्या केसच्या बाबतीत होतं. तो हे सगळे बाकीच्या लोकांना ते ऐकून नाही जाणार. मायोकार्डिओपॅथी नाही हा म्हणजे मला एकच विचारायचं आहे की शैथिल्य ही गोष्ट कधी कन्सिडर करणार, म्हणजे रक्तमांसाचा अवयव आहे तर इसमें शैथिल्य की बात हो सकती है। और दूसरा शैथिल्य जो दिखता है सीसीएफ में दिखता है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हार्ट का साइज बढ़ जाता है, एक्सरे से पता चलता है। लीवर पाल्पेबल होता है, पाँव में सूजन रहती है और सांस लगती है। तो ये एक अलग कंडीशन है, इसमें पाचन की ही ज्यादा जरूरत है। मैंने काफी सीसीएफ के मरीज ट्रीट किए हैं। लंघन पाचन यही चिकित्सा प्रधान रहती है और फिर ये रिवर्स होते होते पूरा हृदय भी नॉर्मल साइज में आ जाता है, लीवर भी ऊपर चला जाता है। तो शैथिल्य के बारे में एक अलगता से इसमें सोचना है। अगर वॉल्यूम ब्लड का बढ़ जाता है तो भी शैथिल्य होता है, अवयव अगर शैथिल्य है तो भी बात होती है। तो पंपिंग पावर कम हो जाए तो फेंका नहीं जाता और फिर हृदय में रक्त शेष हो जाता। तो अभी इस तरीके से सोच के हम कुछ हद तक इसमें प्रयास कर सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में। Improving circulation through lowering the viscosity by treating आम एंड कफ। तो विस्कोसिटी को कम करने के लिए आम और कफ और मेद का प्रयत्न कर रहे हैं। रक्त प्रसादन ट्रीटमेंट भी है, तो रक्त का प्रसादन हो ये बात हमें करनी है। तो उसमें खास करके सारीबाम मंजिष्ठा जैसे द्रव्य जो है उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। रक्त वातदुष्ट, पित्तदुष्ट, कफदुष्ट इस प्रकार का हो सकता है, उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी है, ये एक बात हो सकती है। और कोकोनट ये रक्त प्रसादन करने वाला बताए आहार वर्ग। और रसोन जो है वो रक्त प्रदूषक है, तो एक थोड़ा काउंटर एक्टिंग होता है। रसोन की चटनी बनाते हैं कोकोनट के साथ, तो इसकी जो रसोन की रक्त प्रदूषक है ये जो एक्टिविटी है उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अब लोगों में प्रचलन की रसोन हृदय की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन वो कफ और वात के लिए है, रक्त और पित्त के लिए नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। रक्त प्रदूषक है
तो किन लोगों में रसोन का प्रयोग करना है, किन लोगों में नहीं करना है, ये सूझबूझ कर उसका प्रयोग होना चाहिए. तुला सीसीएफच्या केसेसमध्ये रसोन सिद्धक्षेत्र चालेल. ऐसे नहीं बता सकते. हाँ, ते पण आहे म्हणजे दोष को व्यक्त करें. कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर विच इटसेल्फ नीड्स आयुर्वेदिक डायग्नोसिस. ब्लड प्रेशर के बारे में मेरा एक अलग अर्जुन सिद्धक्षेत्र कधी द्यायचं म्हणजे इसमें दे सकते हैं अगर शैथिल है तो दे सकते अर्जुन हैं. अर्जुन रुद्र में बताया गया है और कषाय रसात्मक है. तो अगर हृदय का आकार बढ़ गया है, व्यास बढ़ गया है, तो अर्जुन का प्रयोग कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना. और मुझे पूछना था कि अगर तुझे आवाज तो ऐकत नाही, आते नाही ना, त्यामुळे नको तो बोल आपण नंतर. कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर विच इटसेल्फ नीड्स आयुर्वेदिक डायग्नोसिस. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर का आयुर्वेदिक निदान क्या है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. मैंने इसके बारे में एक पूरा व्याख्यान दिया है लेक्चर वाचन में, तो वो जाकर देख के लाइब्रेरी में है लोग के. तो उसका आयुर्वेदिक निदान क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा. इसके बावजूद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंजाइटी, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, वरी, ये सभी वेल नोन है फैक्टर्स. रोग निर्माण भी होता है, एग्रीवेट भी होता है. और काम, पीसफुल, चेयरफुल माइंड ये कंट्रोल करता है रोग को और इवन क्योर भी करता है, दूर भी करता है. तो ये बात ऐसी है ना कि सिर्फ कहने से टेंशन दूर नहीं होता. तो अच्छी तरीके से विचार करना और चरकाचर्य में जो बात कही है, दशविध परीक्षा जो बताई गई, कारण करता सारी उन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए मूल कारण क्या है और उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, ये बात इसमें होनी चाहिए. तो बहुत सारे मरीजों में ये कारण पाया जाता है. कुछ भी कारण हो कि दंड में लॉस हो गया हो, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, कुछ भी कारण इस प्रकार के हो सकते हैं. तो इससे हृदरोग हो जाता है और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इससे अनेक तरीके से दुष्परिणाम होते हैं क्योंकि इसके डाइजेशन बिगड़ जाता है, आम बनता है. और न चाहती मात्र मेवान मामोदोषाय केवलम दुष्टम इष्टम निकटताम और गुरु प्रेमा विदाय शुष्कम अत्यंबु कृतम मामनम जीवेति उपत्तेन भुक्तम च शोक क्रोध क्षुधा. शोक क्रोध क्षुधा वगैरह से भी ये अन्नपाक भक्षण नहीं होता है. तो ये बात ध्यान में जरूर रखनी है. इस प्रकार से अगर कारण है तो उनको दूर करना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का होगा. तो इसमें योग प्रैक्टिसेस का एक अहम रोल है. नियमित रूप से प्राणायाम, ओंकार, ध्यान, शवासन से करते रहेंगे तो मन की शांति होगी और मन के विकारों को काबू पाएंगे. बहुत सारे मरीजों में डायलेमा होता है. पेशेंट ऑफ their relatives most times are in dilemma about the treatment, कौन सी ट्रीटमेंट है. खास करके जब एंजियोग्राफी का सुझाव दिया जाता है तो वैसे एंजियोग्राफी के लिए एडमिट करते हैं तो वो बीच में बाहर आकर बताते हैं कि इतने इतने ब्लॉक से अगर अभी आप बताएंगे तो अभी एंजियोग्राफी हो सकती है, नहीं तो फिर से एनेस्थीसिया देना वगैरह सब करना पड़ेगा. इसमें भी इंडियन स्टेंट डालेंगे तो इतना खर्चा होगा, विदेशी स्टेंट डालेंगे तो इतना खर्चा होगा. आप तुरंत दिन में दे दिए 2 मिनट में. तो ये फिर रिश्तेदार जो है वो उलझन में पड़ जाते हैं, क्या करें. अब सोचते हैं कि ठीक है अभी चल रहा है, उसमें हो जाए तो भी बेहतर है. इस प्रकार से तो लोग सरेंडर हो जाते. तो ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि तुरंत इसके बारे में सोचो वगैरह इस प्रकार से. तो जब मेरे पास इस अवस्था में मरीज आते हैं तो मैं बताता हूँ क्या बेहतर है थैलियम स्कैन कि इंस्टेड ऑफ एंजियोग्राफी थैलियम स्कैन करो. तो उसमें पूरे हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में पता चलेगा. उससे हम बाईपास के लिए नहीं जा सकेंगे या एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं जा सकते. लेकिन बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं होती. अगर ब्लॉक है तो भी सर्कुलेशन अच्छा है तो डरने की बात नहीं. अब 2 तरीके के मरीज होते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है
और बाद में हमारे पास आई थी। और जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, सिर्फ ILD डायग्नोसिस था, एंजियोग्राफी हो गई और फिर उसमें एंजियोप्लास्टी हो गई या बताई गई, या बाईपास सर्जरी तो उस समय नहीं हो सकती, तो उसको प्लान करना। तो ट्रिपल वेसल डिसीज है, तो वो लोग पूछने के लिए आते आप क्या करें। तो मैं बताता हूँ, देखो ये मैकेनिकल सोल्यूशन है, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी। अगर मरीज खुद तैयार है करने के लिए और शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से, और पैसे है आपके पास सरल है, या फिर आपके पास इंश्योरेंस है, तो शायद आप कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी रिस्क होती है, ये डॉक्टर बताते नहीं है। इस सर्जरी में भी रिस्क होती है, ये कोई बताता नहीं। सर्जरी आसान है, आप बहुत इस पे तरक्की हो गई है तो आप करो, बाकी कुछ नहीं है। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको क्या तकलीफ है, ज्यादा से ज्यादा स्टेम के पैसे भरने पड़ेंगे, बाकी सब तो खर्चा हो जाएगा। उसमें फिर पैकेजेस वगैरह रहती है, तो ये सब धंधा हो गया है। और लोग बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं कर लेना चाहिए। मेरे पास एक मरीज था, बिल्कुल घबराता था ऑपरेशन के लिए, और ऐसे ही लक्षण थे सांस के लिए, मेरे पास आया, मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, उनको अच्छा लगा और अच्छे थे, 1 बरस इस प्रकार से चला गया। फिर वो अचानक बंद हो गया मेरे पास आने, मुझे भी ध्यान में नहीं रहा। 3 महीने के बाद उनके रिश्तेदार का फोन आया कि उनकी डेथ हो गई, ध्यान। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, तो ठीक थे। तो बोले नहीं, रिश्तेदार ने बहुत जिक्र किया, नहीं नहीं आप काम का घबरा रहे हो, ऑपरेशन करवा लेंगे, क्या है उसमें वगैरह, उनको दाखिल किया जैसे लोग। और अभी इन्वेस्टिगेशन से चल रही थी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर वगैरह, तो उनको इतना टेंशन हो गया तो उनका हार्ट अटैक हो गया। वो स्पेशल रूम में थे, रूम में से ICU में जाने तक ही डेथ हो गई। ये बड़ा अजीब मामला हुआ। हम करना क्या चाहते थे और कर हुआ क्या इस प्रकार से। अगर कोई मरीज साइकोलॉजिकली तैयार ही नहीं है तो ये फोर्स नहीं करना, ये इसमें अहम मुद्दा है। और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो भी नहीं करना है। मेरे छात्र के पिता थे, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सोच लिया कि मैं करूंगा, कर्जा उठाऊंगा और करूंगा। तो ऑपरेशन के पूर्व दिन मैं उनके घर पे गया था, मैंने कहा कि आप जब छोड़ दो, आपके पास अगर पैसे नहीं है और इसका टेंशन आप ले रहे हैं तो आप मत करिए ऑपरेशन। तो उन्होंने माना नहीं, ऑपरेशन किया। और 1.5 महीने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। 1.5 महीने के बाद हार्ट अटैक है और उनकी डेथ हुई। तो अगर ये मूल कारण नहीं रहा तो ये मुश्किल है इस प्रकार से। तो ये टेम्पररी मेजर है, और अगर आप मन से तैयार है, फिजिकली तैयार है और आपके पास पैसे है, इंश्योरेंस है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही करना है, दूसरी चीज नहीं है इस प्रकार से। तो ये मैकेनिकल वे है हैंडल द सिचुएशन इस प्रकार का, और ये मूल रूप से चिकित्सा है नहीं। और ये चिकित्सा करने के बावजूद भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ये लोग समझते नहीं। लोग समझते हैं ठीक है वो हो गया, अब कुछ करना नहीं है, 2-3 वर्ष के बाद फिर हार्ट अटैक हो जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार से। अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं करें, it is a must in spite of conventional treatment as it reaches the root cause and cures a person from the dreaded disease. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी ही जरूरी है। Correction in lifestyle, food habits, etc. is a must even without आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले न ले, फिर भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, ये फूड हैबिट्स में चेंज करें, ये सब तो बातें करनी ही है। ये अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ऐसा हुआ है कि प्रशांत सुरू का लेक्चर आज था और मेरा अगले हफ्ते में था, तो उनका शारीर के ऊपर है, इसलिए मैंने शारीर को टच ही नहीं किया। केवल निदान पंचक के बारे में एलोपैथी के मुद्दों को लेकर ये व्याख्यान प्रस्तुत किया है। मेरी किताब है इसके बारे में, कैंसर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, इसमें कैंसर पे ज्यादा जिक्र है
इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, मराठी एंड इंग्लिश, क्योंकि मराठी में नहीं है, मेरा अंग्रेजी में है। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ये मेरी किताब हिंदी और मराठी इन दोनों में है, और इन प्रसारण इंटरनेट रेडियो पे मेरी काफी मुलाकातें हुई है, तो वो भी आप जरूर सुने। यदि मोबाइल पर भी यूट्यूब के आधार पर उपलब्ध है। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो मैं 2 मिनट के लिए विश्राम लेना चाहता हूँ, अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो बोलो। तो RBBB या LBBB ये जो है वो हमारे हिसाब में निदान पंचक को देखना है, लाइफ स्टाइल देखना है, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। तो रिगर्गिटेशन के बारे में भी शैथिल्य है, वाल्व अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में सोचना है। और ये काफी जगह पर हम देखते हैं इस प्रकार से। सार्वदेय लक्षणांवरून हृदरोग आहे कसे समझना, ये खास करके डिस्निया मेग्जर्शन यही प्रमुख लक्षण है। तो वो है, और अगर आपकी ऑस्कलेशन परीक्षा अच्छी है तो आपको बता देता है। मैंने तो बहुत मरीजों में केवल ऑस्कलेशन के आधार पर कुछ निदान इस प्रकार के किए हैं, सुझाव दिए हैं। अभी तो मैं B12 और होमोसिस्टीन करवाने के लिए कहता हूँ। B12 अगर नॉर्मल है, होमोसिस्टीन आए तो ये खतरा उसका रहता है। और फिर 2D इकोकार्डियोग्राफी और ECG के पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं तो कभी एंजियोग्राफी का सलाह नहीं दूंगा, मैं सीधा हेलियम स्कैन के लिए ही बताता हूँ। तो आयास या श्वास यही प्रधान लक्षण है, और अगर ऑस्कल्टेशन में आपको कुछ दिखाई देता है तो उसके बारे में सोचना है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? नमो नमः सर। तर यंग पेशंट्स डॉक्टर मध्ये आता जसं तुम्ही एक उदाहरण दिलं की आता 35 मध्ये म्हणा किंवा 30s मध्ये किंवा 20s मध्ये असे कित्येक असे मुलं मुली येते, असे मॅक्झिमम करून मुलं त्यातल्या त्यात की ज्यांचा हार्ट अटॅकनी डेथ झालेला असतो. मग अशा वेळेस सार्वजनिक लक्षण कसं आपण काहीतरी ट्रिगरिंग पॉइंट असणार सुरुवातीला, किंवा लक्षणं काहीतरी असतील ना, ते कसं वही मैंने समजणार? बताया था कि फटीग है एक लक्षण, आयास या श्वास एक लक्षण है, और रेस्टलेसनेस अगर कुछ इस प्रकार का हृदय स्पंदन वगैरह इस प्रकार का है तो शायद सोच सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी लक्षण नहीं होते हैं, डायरेक्ट असर दिखाई देता है। तो अभी लाइफस्टाइल ही मेन है, तो लाइफस्टाइल को देखेंगे तो शायद पता चलेगा कि इसमें हृदरोग हो सकता है। और खास करके हृदरोग की अनुवंशिकता है तो हृदरोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करना, अगर उसमें पता चले तो फिर उसके हिसाब से करना। लेकिन हमारे पास ऐसे मरीज आते नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि ज्यादातर लोग अटैक होने के बाद ही आते हैं, पहले नहीं आते। फिर ये आपको अगर जांच करते समय इसके बारे में कुछ पता चले तो तुरंत आप उसको सलाह दे दें। मेरा तरीका है, मैं हर मरीज को लिटा के देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ सभी तरीके से। उधर पर परीक्षण करता हूँ, ऑस्कल्टेशन करता हूँ, नाड़ी देखता हूँ, और किसी भी प्रकार का मरीज हो, ये सर्वसामान्य रूप से होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मरीज को हाथ भी नहीं लगाते मेडिकल प्रैक्टिस में, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इस प्रकार से करेंगे तो शायद कुछ लोगों के बारे में हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है इस प्रकार से, तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन ओल्ड पेशंट जो aortic stenosis साइनोसिस असेल तर काय डायग्नोसिस आम्ही ट्रीटमेंट कराएंगे। मैंने शुरू से ही कहा कि हमें होलिस्टिक मैनेजमेंट करनी है। इस प्रकार के सवाल मत पूछो। तुम्हारा जो केस पेपर का फॉर्मेट है वो भली भांति इस प्रकार का होना चाहिए। कोलटकर परंपरा में जितने भी वैद्य काम करते हैं वो सभी उस फॉर्मेट को यूज करते हैं, तो इसमें कोई मुद्दा छूटता नहीं है, ये आम मुद्दा इसमें है। तो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हिस्ट्री लेके फिर आपको जो सोचना है वो करो।
ज्यादा अच्छा रहेगा. अम्लपित्त, वृत्त विकार आणि हृदयरोग अशा प्रकारे वैद्यनिकी होते का, असा काही संबंध आहे? वृक्क विकार और हृदय रोग तो होता है. अम्लपित्त और हृदय रोग में शायद गलतफहमी हो सकती है कि हम अम्लपित्त मानकर चल रहे हैं और वास्तव में हृदय रोग. ये बहुत कम मरीजों में मिलता है लेकिन हो सकता है. तो ऐसी अवस्था में हमारा निदान सही अम्लपित्त ही है या कुछ और हो सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. मेरे पास ऐसी एक मरीज थी, अम्लपित्त के वैसे ही लक्षण थे, उल्टी होती थी, ठीक होती थी, और मेरी दवा से ठीक भी थी. फिर भी एक डॉक्टर ने सलाह दी ब्रेन स्कैन करने की, और फिर वहां ट्यूमर मालूम पड़ा, और फिर वो मेरे हाथ से निकल गई केस, क्योंकि मैंने सोचा इस वजह को कुछ समझा नहीं है, ये ट्यूमर के जरिए अम्लपित्त हो रहा था और फिर इसका ऑपरेशन रेडिएशन वगैरह सब हो गया. तो ये अलग तरीका है. वैद्यों का ये कर्तव्य बनता है या वैद्यों के लिए आवश्यक बन जाता है कि उसका एलोपैथिक निदान क्या हो सकता है उसके बारे में सोचे, और उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन है तो वो करवा ले, क्योंकि हमारे ऊपर दुगनी जिम्मेदारी है. हमें एलोपैथी का निदान भी मालूम होना जरूरी है और आयुर्वेद का तो हम ही मालूम होना चाहिए, वो तो दूसरों को देखने वाले नहीं. लेकिन इस प्रकार का एलोपैथी का निदान हो सकता है और उसमें ये चिकित्सा दी जा सकती है, इसलिए गंभीरता है नहीं है, ये इसके बारे में हमें जानकारी देती. मैंने एलोपैथी की एक भी किताब पढ़ी नहीं है, एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं है, फिर भी केवल अनुभवों के आधार पर मुझे जजमेंट होता है, और मैं थोड़ा बहुत लोगों से समझ लेता हूँ कि कैसा है क्या है इस प्रकार से. तो उतना तो मालूम होना जरूरी है. लेकिन अगर हम इसके बहकावे में आकर एलोपैथी पढ़ने लगे तो हम एलोपैथी करने लगे, आयुर्वेद डायग्नोसिस मिस कर जाएंगे, तो वो तो नहीं करना है. आयुर्वेद का डायग्नोसिस तो हमारा भली भांति होना ही है. तो ये थोड़ा सा देखो इस प्रकार से. हेलो, और किसी के क्वेश्चंस है तो चलेंगे, नहीं तो रुकेंगे. नमस्ते सर, पहले 2 प्रश्न पूछे थे. विच पाचन औषधि टू बी यूज टू रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड? ऐसा नहीं है एक्चुअली, आप सोच समझ कर करें दोष के अनुसार क्या है. अगर आम कफ ऐसा ही है तो ये चित्रकादी वटी, आरोग्य वर्धिनी, ये सब दे सकते. अगर पित्त का संबंध है तो सूक्ष्म कर दे सकते हैं, आम है, साम पित्त है, इस प्रकार का. और बाकी भी काफी त्रिनेत्र रस, हृदय रस वगैरह वगैरह इस प्रकार की दवाइयां भी प्रयोग कर सकते हैं. तो मूल रूप से मरीज को देखिए और फिर दवाइयों का प्रयोग करें. ये दवा देनी है, वो दवा देनी है, ऐसा मत सोचो. ठीक है जी धन्यवाद सर. जी सर, सभी प्रश्न समाप्त हो गए. पुनश्च धन्यवाद. आपने पूर्व व्याख्यान नियोजित था, वो पोस्टपोन होने के बावजूद भी बहुत ही कम समय में आपका व्याख्यान प्रीपोन करके बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया. पुनश्च धन्यवाद. पुनर्मिलामः. नमस्ते.